नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि पड़ोसी मुल्कों के रिश्ते और पड़ोसी मुल्कों को आंख दिखाने जैसे मुद्दे भी 2024 के लोकसभा चुनाव में सामने आएंगे। कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि चीन अंदर घुस आया है और लेकिन ये सरकार जो है नींद की गोलियां खा के सोई हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि 30 जगहों के अरुणाचल में 30 जगहों के नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देश जिन हाथों में है महफूज हाथों में है। आज हम अपने दुश्मन को घर में जाकर के पीटते हैं। उन्होंने हवाला दिया है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का। एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उनका भी ये कहना है कि अब चाइना और पाकिस्तान को छोड़ करके बाकी समूचे देश के साथ हमारे रिश्ते जो साथ जुड़ते हैं भारत के साथ, उनसे रिश्ते लगातार निरंतर बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन क्या हमने सोचा था कि पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते इस बार लोकसभा चुनाव के मुद्दे होंगे? क्या हमने ऐसी कल्पना की थी कि हम अपनी अर्थव्यवस्था, जीडीपी, बेरोजगारी या दूसरे दीगर मुद्दों को छोड़ करके चाइना और पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को भी पाकिस्तान सूट करता है। जब तक पाकिस्तान को वो गिराए नहीं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वोट बैंक उनके साथ नहीं जाएगा। हमने ये भी देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चाइना की गुणगान करती है और जो 5 अगस्त 2019 को हुआ था उसमें इंटरवेन करने की भी डिमांड की थी और कांग्रेस को भी ऐसा ही लगता है। पीडीपी का पाकरेंग जग जाहिर है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर लोकसभा के चुनावों के आखिरी दौर में, जब बिल्कुल चुनाव नजदीक है, 2 चरण की अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं, अब चाइना और पाकिस्तान क्यों डिस्कस किया जा रहा है। मेरे एक्सट्रीम राइट में वीरेंद्र सोनू है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। यशवर्धन ठाकुर, यशवर्धन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं, यंग हैं, आपका भी स्वागत है। राकेश पंत जी भाजपा से ताल्लुक रखते हैं और जगदीप सिंह जो सहाफत से राजनीति का सफर शुरू करने वाले हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। क्या जगदीप जी, एक इशू है इस वक्त लोकसभा के चुनावों में चाइना और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं, ये इशू है इस वक्त? विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका। मैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति से अपनी बात रखना चाहूँगा। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, दूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। भूमिका में जब आपने ये कहा कि इस मर्तबा लोकसभा चुनाव में चीन या पाकिस्तान मुद्दा है, इसकी कल्पना नहीं की थी। लेकिन माफ कीजिएगा विनोद जी, यहाँ तक मैं समझता हूँ किसी भी चुनाव में किसी भी देश अथवा राष्ट्र में 2 ही तरह के मुद्दे अहम तरीन होते हैं। एक वो जो देश के आंतरिक समस्याओं से जुड़े होते हैं और दूसरे वो जो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा के साथ जुड़े होते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो सूरत हवाल आपको याद होगा, धारा 370 की टूटन के बाद सोनू वांगचुक साहब वो शख्स थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आभार जताया था और बड़ी प्रसन्नता का इजहार किया था। लेकिन वो 15 दिन आमरण अनशन पर रहे। वो उन लोगों को लेकर आए, उन चरवाहों को लेकर आए जिनकी चारगाहों के ऊपर चीनी सेना का कब्जा है। और अभी आपने अपने भूमिका में ये भी कहा कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान है कि हमने दुश्मन को उसके घर में धूल चटाई, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि चीन के साथ अगर 18 दौर की वार्ता होती है, माननीय राहुल गांधी जी जब लद्दाख जाते हैं तो उन्होंने वहां व्यक्तिगत तौर पर जाकर लोगों से संवाद किया और तब ये बात सामने आई कि चीन कितने किलोमीटर अंदर आ गया। और यही स्थिति असम में है। और रही बात पाकिस्तान की, बार बार ये दुहाई देना कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने बालाकोट कर दिया। देखिए, पहली तो बात ये कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान, नाम पाक है लेकिन उसके इरादे शुरू से नापाक रहे हैं। बुजदिलों की तरह हमला करना, भारत के अंदर अशांति को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश करना पाकिस्तान की नीयत रही है। आपको याद होगा उड़ी में जैसे हमारे सोए हुए जवानों पर
आधी रात के वक्त हमला होता है, हमने वो स्कोर इवन किया और उस स्कोर को इवन करने के बाद हमारे मोदी जी शहीदों की फोटो लगाकर वोट मांगते नजर आए। ये सारे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। बार बार ये दुहाई देनी। आप मुझे बताइए, बतौर एक बड़े विपक्षी दल होने के नाते, क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उन सत्तानशीनों से ये पूछें कि भैया बताइए आज चीन जो है वो क्यों आंखें तरेर रहा है, क्यों चीन के लोग जो हैं, चीन की सेना जो है वो हमारे आंतरिक इलाकों में घुस आई है, कहां गया इनका ये 56 इंच का सीना जिसकी ये बात करते थे बार बार। बड़ा बयान है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का रखे थे, उनका ये कहना है कि चीन अंदर घुस आया है, 30 जगहों के नाम बदले गया अरुणाचल प्रदेश में, और आप यानी आपकी सरकार, बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार अफीम खा करके सोई हुई, ऐसा बयान उन्होंने दिया है। अभी जगदीप जी ने इतनी बड़ी, मैं उनकी तरह बड़ा जबरदस्त कोई ऑरेटर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि जब भी मैं उनके साथ किसी डिबेट में आता हूँ तो मुझे लगता है मैं कवि सम्मेलन में आया हुआ हूँ। यहाँ पे कविता थोड़ी ना गानी है, यहाँ देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए चिंतन हो रहा है, उस पर डिबेट करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ तक खड़गे साहब का वक्तव्य है कल का कि चीन अंदर घुस आया है, यही उन्होंने कहा, और ये भी कहा 56 इंच का सीना, जो अभी ये कह रहे हैं। खड़गे साहब की मानसिक स्थिति हम लोग समझते हैं। जयराम रमेश जी उनसे माइक छीन लेते हैं आगे से, राहुल गांधी उनको बोलने नहीं देते, और खड़गे साहब ने अभी कल उन्होंने उस पे टेलीविजन पर थे, वो चैनल्स में थे वो, कि भाई मैं जब भी मंच पर जाता हूं 2-3 लोग मुझे धक्के मारना शुरू कर देते हैं और मेरी हालत, ये तीसरी बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये उनका मानसिक स्तर है। और यहां तक ये हो गया कि भाई वो रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता इन्होंने, रामधारी सिंह दिनकर जी का उल्लेख इन्होंने किया, तो उन्होंने ही आगे कहा कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। 24 में हम बताएंगे कि क्या होता है। पाक अधिकृत कश्मीर की बात करते हैं, वो भी वापस आएगा। और रही बात चाइना की, 38,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो किनकी सरपरस्ती में चाइना ने छीना। 5,180 किलोमीटर जो पाकिस्तान ने श्रीलंका को, इसको चाइना को तश्तरी में डालकर दे दिया, वो किसमें गया। और क्या किया इन्होंने बॉर्डर्स को, 1947 से लेकर 2014 तक कितना बॉर्डर का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन्होंने बनाया, क्योंकि हमें मालूम है कि चाइना इज अग्रेसर। वो ताइवान के साथ भी वैसा है, वो श्रीलंका के साथ भी वैसा है, वो मालदीव के साथ भी वैसा है। तो आपने क्या किया उसको रोकने के लिए? अरे हमारी जो फौजें हैं उनके लिए रोड तक नहीं बनाई इन लोगों ने कि वो वहां पर पहुंच पाए, वो वहां तक अपनी, कल को कोई इस तरह का उनके साथ कोई, हम हो सकता है कल हम उनके साथ किसी तरह के युद्ध की भूमिका में आ जाते हैं, तो हमारी फौजें वहां तक कैसे पहुंचेंगी? दौलत बेग ओल्डी ये सबसे बड़ा पुराना हमारा एयर स्ट्रिप है, उस तक पहुंचने के लिए रोड नहीं थी। 2019 में 20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तब जाकर वहां पर रोड बनी है और उसको फिर से विकसित किया गया है ताकि कभी इस तरह की कोई अनहोनी हो और हमारी फौजें जो है, हमारे जहाज वहां पर उतर सकते हैं। ये बात करते हैं जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए पहले। जी मुझे लगता है कि जगदीप जी इसका रिप्लाई देंगे कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं की और आज आप दावे करते हैं कि चाइना अंदर आ चुका है। विनोद जी बिल्कुल, मैं प्रत्युत्तर में जरूर बताना चाहूँगा भाई साहब को। इन्होंने दिनकर साहब का हवाला दिया, राष्ट्रीय कवि है। निश्चित तौर पर ये कोई कवि सम्मेलन नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप व्यंग्यात्मक ढंग से या काव्यात्मक ढंग से कुछ बातें रखते हैं तो बहुत सारी बातें कम शब्दों में आ जाती है। मैंने उसमें ये बात बोली कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है, और वो वक्त आ गया। अब मैं जरा इनको बताऊं, इनका जो इतिहास का ज्ञान है ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं का, उसको मेरा सलाम है। बात आपने की खड़गे साहब की, ये माइक पे चले गए। बात आपने की चीन वहां पे अंदर घुस आया, नाम बदल दिए, ये स्टेज पे चले गए। उनके जो हालिया बयान में ये हो गया वो हो गया, कहानियां सुना दी। अब मैं जरा आपको बताता हूँ, इन्होंने एक और आरोप लगाया। विनोद जी बड़ी बड़ी एक संजीदा बात मैं बताना चाहता हूँ, बाकी सहयोगी भी यहाँ बैठे हैं। 1947 में ये चीज जो उछल कर बोलते हैं ना जी, हम पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो भी ले आएंगे, आप देखिएगा 10 साल रहे 1 इंच जमीन नहीं ला सके। अब जरा मैं इनको बता दूं कि 1947 में बार बार इनका ये जो आरोप है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो इलाका था, वो मेजर ब्राउन थे अंग्रेजी फौज के, फिरंगियों की फौज के, जिन्होंने बिना एक गोली चलाए वो तमाम इलाका पाकिस्तान को दे दिया और पाकिस्तानी फौज का सूबेदार 7 दिनों बाद वहां पहुंचा। और मजे की बात सुनिए, उसी फिरंगी अफसर को बाद में पाकिस्तान ने अपना सर्वोच्च जो राष्ट्रीय सम्मान है वो दिया। अरे भाई, जब वहां पर भारत
पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर 3 अलग अलग देश थे। भारत का कोई इंटरवीन अभी हुआ नहीं था, उससे पहले गिलगिट और बाल्टिस्तान पाकिस्तान में चला गया। ये इतिहास है, उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करे तो लाख बार करे, लेकिन इतिहास से तो इनकारा नहीं जा सकता। तो ये बात तो ये करे ना जो ये कर रहे हैं। दूसरी बात जरा मुझे बताएं, मैं इनसे पूछता हूं, अभी इन्होंने मोदी जी का हवाला दिया, माफ कीजिएगा इन्हीं के लाए हुए सत्यपाल साहब थे हमारे आखिरी गवर्नर। एक हद होती है जनाब, ही इज द पीएम ऑफ अवर कंट्री एंड व्हाट ही हैड स्टेटेड व्हाइल अटरिंग दिस, that when he had informed the concerned PM, it took more than 3 hours because our respected PM was very busy at that very moment with Bear Grylls while shooting in the corporate park. So this is what the statement he had given, and moreover what he had explicated, the scathing comment which he had given, we must recognize it. उसमें उन्होंने ये तक कहा कि सत्यपाल तुम चुप रहो, हम देखते हैं क्या करना है, और 2 मरतबा फिर देखिए। एक मिनट, आप वहां बैठे हुए थे, आपके सामने बोला हुआ सत्यपाल, सत्यपाल तुम चुप रहो, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोलिए, सीधा फैक्ट्स पे आइए। वही सत्यपाल मलिक जो है वो दूसरे दिन अपने वक्तव्य से बदल जाते हैं, बीच में मत बोलिए। क्यों नहीं बोले बीच में? आप आर्टिकल और आरोप लगाते रहेंगे तो हम बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं। चुनौती दे रहा हूं, क्या करेंगे राहुल गांधी जाकर चाइना काउंटर पार्ट के साथ? क्या तो नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। सत्यपाल मलिक क्या कर रहे थे राहुल गांधी जाकर किस कैटेगरी में, भाजपा ने राहुल गांधी मिले उनसे? क्यों नहीं बोले? किस लिए मिले राहुल गांधी उनसे? से क्या होता है? छोड़ डालने से होता है। आप कसीदे पढ़ रहे हैं, राहुल गांधी किस लिए मिले मुझे बताइए। क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? बताइए ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है? राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी मीटिंग विद चाइनीज एम्बेसडर, राहुल गांधी मीटिंग विद चाइनीज एम्बेसडर, उस पर बात करिए। आप इस तरह उसके बाद डोकलाम हो जाता है, बात करिए ना उसके ऊपर, क्यों मिले वो, किस हैसियत से मिले वो, बुला लीजिए। और उसके बाद उन्होंने रिवील नहीं किया। चलिए ठीक है ना। बाकी वो विनोद जी, अब जो 1 मिनट के लिए चुप हुई, आखिरी बात बाकी ने भी बोलना है। देखिए वो स्टेटमेंट मैंने नहीं दिया, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि सत्यपाल मलिक साहब झूठ बोल रहे थे। पहली तो बात, उसी दिन उन्होंने 2 चैनल, नेशनल चैनल्स को ये स्टेटमेंट दिया। दूसरी बात, इतना बड़ा आरोप देश के प्रधानमंत्री पर लगाया, तो भाई साहब आप कानों में सरसों का तेल डालकर बैठे थे, आपने क्यों नहीं जवाब दिया? आज उस गवर्नर को हेड ऑफ द अफेयर पे थे, मेरी बात सुनिए, ये भी आरोप लगता है उपराज्यपाल ने राज्यपाल थे, आदमी को दिया है, उस बीमार आदमी को घर में उस बीमार आदमी को दवा दारू के लिए मुश्किल है, किराए के मकान पे रह रहे हैं वो लोग, और उनकी पुश्तैनी हवेली में पहुंच जाती है ईडी। ये तो हाल कर दिया। सोनू जी क्यों कर रहे हैं? इस तरीके से आप उनकी भारतीय जनता पार्टी दावा करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर कहते हैं कोई आया नहीं, कोई अंदर नहीं आया, कोई बाहर नहीं गया। कितना सच है, और क्या वो इस वक्त लोकसभा के चुनावों में चीन का लाना कितना लाजमी है? देखिए ऐसे है विनोद जी की, जो बात आपने पहले ही कही कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाउस के अंदर कहा है कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, पहले उस पर बात कर लें। भाई चलिए देखिए, अपोजिशन पार्टी हो सकती है, मेरे जैसे प्रवक्ता झूठा इल्जाम भी लगा सकते हैं, हो सकता है हम झूठ भी बोल सकते हैं। लेकिन एक बात है, लेह में पोस्टेड एक सीनियर IPS ऑफिसर थे, SP साहब, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एक मीटिंग में कहा था कि 34 चौकियां जो है उस पर चाइना कब्जा कर चुका है। ये जगदीप जी ने नहीं कहा, मेरे भाई NC मैंने नहीं, किसी ने नहीं कहा, ये सरकार के एक ऑफिसर ने कहा है। और मुझे बताइए, इस बात को भी शायद 1.5 साल हो गया कहे हुए, मेरे हिसाब से 1 साल के लगभग हो गया होगा। आपने उस ऑफिसर का ट्रांसफर किया है, लेकिन जो बात उन्होंने की थी उसके ऊपर जांच क्यों नहीं हुई? अगर सरकार का अफसर ये बात कह रहा है तो विनोद जी कुछ तो है जो सामने नजर आ रहा है। अब हम पहले भी कई दफा कहते हैं कि देश हमारा सबका है, सबसे पहले देश आता है, पॉलिटिकल पार्टियां उसके बाद में आती हैं। लेकिन जिस तरह का मियार सियासत का पिछले 5-7 सालों में विनोद जी हो चुका है, ये तो सच है भी भारतीय जनता पार्टी ने पुलवामा के शहीदों की फोटो लगाकर 2019 में वोट मांगे हैं, इससे आप मुकर तो नहीं सकते हैं ना, ये झूठ नहीं है। अब आप खुद कहते थे मेरा कोई 56 इंच का सीना है, 56 कहा था, एक के बदले 10 सर लाएंगे। जब आप कहते हैं तो लोगों का सवाल पूछना लाजमी है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर वो SP साहिबा ये कहती हैं कि 34 चौकियों पर चाइना कब्जा कर चुका है, सरकार की तरफ से बयान कोई आया क्यों नहीं? सरकार उसको कहे वो झूठ है या सच है, अगर उन्होंने झूठ बोला तो कार्रवाई हो, सच हो तो सच सरकार के सामने बयान किया, लोगों के सामने आना चाहिए। दूसरी बात, मेरे भाई पंत साहब कह रहे थे जी
38,000 वर्ग मीटर चाइना पहले ले गया जब कांग्रेस की सरकारें थी। भाई इसीलिए तो आपको लाया था ना। अब आप क्या 80,000 फर्क देखोगे तो फिर कहोगे कि जब हमने कांग्रेस ने कम दिया था हमने ज्यादा कर दिया, उसके बाद हम देखेंगे। भाई ये बात नहीं हो सकती। हम आज की देश की स्थिति पर सवाल पूछते हैं, आप कहते हैं उसके लिए नेहरू जिम्मेवार है जो सरकार, तो हम पूछते हैं 10 साल बाद क्या होगा, आप कहते हो राहुल गांधी जिम्मेवार है। भाई आपकी जिम्मेवारी नहीं है, 10 साल आपने सरकार कर ली, आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपने लोगों के पास जो जवाबदेही आपकी है। और दूसरी बात मैं कहता हूं जो अहम मुद्दे हैं ना देश के, विनोद जी बात तो उन पर होनी चाहिए। ठीक है, ये भी सीमाएं भी जो देश से जुड़ी, ये भी एक मुद्दा है। लेकिन आप मुझे बताइए अग्निवीर के ऊपर सरकार का क्या ख्याल है? अभी आप 22 साल के युवा को बेरोजगार करके घर भेज रहे हो। आप मुझे बताइए भाई, आप फौज की बात करते हो, भारतीय जनता पार्टी फौज के नाम पर वोटें मांगती है। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहता हूं, फौज मेरा भी गौरव है। फौज पहले भी अपना काम करती थी। इन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क में जाके हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। भाई उस वक्त के आर्मी चीफ ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होती थी, आज भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी, क्योंकि फौज ने अपना काम अपने हिसाब से करना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पे काम नहीं करना। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं भाई, आप अग्निवीर पर जरा कोई हमें बता के दीजिए भाई, आपने देश के नौजवान के साथ क्या मजाक किया जी? देश की सरहद की सीमा, मैं कहता हूं हमारी सीमा की राखी विनोद जी फौज करती है। ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाता है, ना पीडीपी का जाता है, ना मेरा भाई कांग्रेसी जाता है, ना एमसी वाले जाते हैं। फौज करती है। आपके राज्य में फौज का मनोबल गिरा है, वो इस तरह गिरा है, आपने अग्निवीर योजना लाई है, आपने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। खिलवाड़ इसलिए है विनोद जी, 4 साल एक आदमी को आपने ट्रेनिंग दी, उसको फौज के लायक बनाया, तो 4 साल बाद आपने रिटायर कर दिया। 4 साल के बाद वो क्या करेगा? वो क्या भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाएगा कि मुझे पास बॉडीगार्ड रख लो? जी मुझे बताइए, आपने देश के नौजवान के साथ मजाक किया है और उस मजाक का खमियाजा आपको देश का नौजवान भुगताएगा। मैं कहता हूं अग्निवीर नौजवान के साथ तो मजाक है ही है विनोद जी, ये देश की सुरक्षा के लिए सवालिया चिन्ह है। बाकी ये बात जब इलेक्शन आती है ना, इनको किसी मुल्क का नाम याद आ जाता है, तो इलेक्शन से पहले ये वहां जाते हैं। आपको बिना इलेक्शन के याद आता है? सुनिए, आपको बिना इलेक्शन के याद आता है कि नहीं है? मैंने तो नाम लिया ही नहीं, नाम तो ये लेते हैं। उन्होंने, इनके बड़े नेता वहां गए, इन्होंने कहा जिन्ना एक सेकुलर नेता है, हमने नहीं कहा, इन्होंने कहा। फिर जनाब नवाज शरीफ जी के बर्थडे पे बिना बुलाए केक काटने कौन गया? 56 सीना वाले गए, एक के बदले 10 सर लाने वाले गए कि नहीं गए? और मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूं, पठानकोट में हमला हुआ, उसकी जांच करवाने के लिए आईएसआई को न्योता दिया गया। चलिए यशवर्धन जी, आपकी पार्टी का तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है चाइना से बहुत ही प्रेम है। 5 अगस्त 2019 के तुरंत बाद स्टेटमेंट आई थी कि चाइना को इंटरवेन करना चाहिए। कल परसों भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दी कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार भारत में रशिया और चाइना जैसा लोकतंत्र बनाना चाहती है। क्या कहेंगे सर? पहले तो मैं विनोद जी बोलना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी बार बार कोई बातों को, पुरानी बातों को करती रहती है। जैसे मेरे भाई ने जैसे बात बोली कि चाइना, आप फैक्ट्स में जाए कि चाइना अंदर एंटर हो चुका है और इनके यहाँ के जो लोग हैं वो बोलते हैं। कभी मुझे एक बात बताएं, जैसे मेरे कांग्रेस के भाई ने सत्यपाल मलिक जी का एक उदाहरण दिया, अब मुझे बताएं सत्यपाल मलिक जी कौन थे? एक रिस्पॉन्सिबल बंदे थे जिनको जम्मू कश्मीर में भेजा गया। और अगर उन्होंने ये जो बयान दिया, उन्होंने ये जो टिप्पणी की, इस बयान की उन्होंने जो टिप्पणी की, उन्होंने वहां क्लियर बोला, उसके बाद उन पर ईडी लगाई जाती है, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। और कोई भी हिंदुस्तान में कोई बात करना चाहे और सच की बात करना चाहे, उस पर ईडी लगवा देते हैं। और मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि ये मुझे बताए, ये टॉपिक को चेंज करते हैं जब इलेक्शन आती है। ये कभी आइलैंड की बात स्टार्ट कर देते हैं, कभी किसी और चीज की बात करते हैं। ये क्यों नहीं बताते कि इन्होंने 10 सालों में क्या किया, 2014 से लेकर 2024 में? ये अपनी टिप्पणी क्यों नहीं करते हैं? ये कभी कांग्रेस पे निशाना लगाते हैं, कभी किसी में निशाना। आप छोड़े जो कांग्रेस ने किया है वो बाद में दिखाया जाएगा, वो कांग्रेस उसका साथ देगी। आप अपने 10 सालों का साथ दीजिए, आपने 10 सालों में क्या किया। और जब भी कोई बात आती है, आज जो मुद्दे हैं इससे अलग मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो हिंदुस्तान के मुद्दे हैं। जैसे मेरे भाई ने बोला, इस समय बेरोजगारी कितनी हाई हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन का रेट, महंगाई इतनी होगी, उसके बारे में आज कोई चर्चा नहीं कर रहा। भाई ये सियासत कर रहे हैं। अच्छा, ये बोलते सर्जिकल स्ट्राइक, ये पुराना वक्त भूल गए जब हमारी आर्मी
जब उस टाइम जब कांग्रेस की सरकार होती थी तब भी जंगी होती थी और जंगी जीत के आती थी। ये अपने सर्जिकल स्ट्राइक गिनाते रहते हैं। भाई मुझे बताए, आर्मी जब लड़ाई लड़ती है ना वो कांग्रेस की होती है ना किसी पार्टी की होती है। आर्मी जो हमारे जवान है, वो हिंदुस्तान के जो जवान है वो लड़ाई लड़ने जाते हैं। मैं अपने भाई को वर्धन जी, आप में बड़ा जोश है, लेकिन आप उस पार्टी की तारीफ कर रहे हैं जिसके आपको शेर कश्मीर को 14 साल तक जेल में रखा, और वो बुलेट पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अनंतनाग साइड पे जा रहे थे पहलगाम, तो नीचे से गवर्नमेंट टॉपल करवा दी थी। आप उस पार्टी की मैं किसी पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा, मैं अपने भाई को फैक्ट्स बता रहा हूं कि आप अपने 10 सालों का जवाब दीजिए। पहले मुझे एक बात, 10 सालों में इन्होंने क्या किया? इन्होंने जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए क्या किया? महंगाई को कम करने के लिए क्या किया? जम्मू कश्मीर की डेली वेजेस के लिए वही पूछ लेते हैं, आपने पिछले 10 सालों में क्या किया? और बड़ी बात यह है कि जब सत्यपाल मलिक कह रहे थे, जैसे उन्होंने कहा कि आपने शहीदों के पोस्टर लगा करके शहीदों की शहादत को बेच करके सत्ता हासिल की 2019 में, यही कहना चाहते हैं ना आप जगदीप? बिल्कुल। ये अभी मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा साथी ने कहा कि हमने क्या किया, 10 सालों में क्या किया। 2014 का लेखा जोखा यहाँ की जनता ने 2019 में बताया कि हमने क्या किया। 2019 का लेखा जोखा अभी 24 में बताएंगे कि हमने यहाँ पर क्या किया। रही बात कि अभी पीछे ये भी यहाँ पर बोला गया कि आपने यहाँ पर जी मजाक किया इस देश के युवाओं के लिए, आपने अग्निवीर योजना जो है वो शुरू कर दी। अग्निवीर योजना शुरू करने के बाद 4 साल ट्रेनिंग के बाद कहीं ऐसा नहीं लिखा कि रिटायरमेंट के बाद वो जो अग्निवीर है वो वापस आकर किसी और नौकरी में नहीं जा सकता, कहीं ऐसा नहीं लिखा। और मैं थोड़ा इतिहास में पीछे चले जाऊं, यही गवर्नमेंट थी, अभी बहुत जोर शोर से बोला जा रहा था। अरे 1998 में फारूक साहब थे, क्या किया इस देश के युवा पढ़े लिखे के साथ? 1500 रुपए में रहबरे तालीम में आपने नौकरी दी यहाँ के युवाओं को। 1500 रोज का बनता है 50 रुपए। पीएचडी करा हुआ व्यक्ति, पीएचडी करा हुआ युवा, एमए किया हुआ युवा और बीएड किया हुआ युवा, उसको 50 रुपए में आपने लगाया। फिर उसके बाद आगे मनरेगा, 500 रुपया दिहाड़ी बाहर मिलती है, आपने 150 रुपया दिहाड़ी पे आप लोग ले आए। हम बात ना करें, आप 93,000 फौज को हमने कैप्चर कर लिया, वहां फौज का कोई शौर्य नहीं है, वहां किसका है? इंदिरा जी का। हम मानते हैं क्योंकि लीडरशिप जो है वो एक डिसाइसिव फैक्टर होता है। हम लोग इंदिरा जी को, क्योंकि उस समय वो शिवा शेट्टी का हेल्म ऑफ अफेयर्स वो थी वहां पर, हम लोग मानते हैं कि उनके नेतृत्व में सब कुछ हुआ। तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में नहीं हुई? आप 93,000 का डंका इतनी देर से पीट रहे हैं। हमने थोड़ी सी बात की तो यहां पर चर्चा का विषय बन गया। वो बात भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम कत्ल भी करते हैं तो हो जाता है, वो कत्ल भी करते हैं तो हो जाते हैं, बिल्कुल हो गया। ये जम्मू कश्मीर की नौकरियों की बात करते हैं, ये जम्मू कश्मीर की नौकरी की बात करते हैं। हमने कम से कम जम्मू कश्मीर में डेली वेजेस तो लगाए, इन्होंने तो उनके लिए भी कुछ नहीं किया। आज तो पढ़े लिखे लोग वो मोमोज बेच रहे हैं। सुनने की क्षमता रखिए। 50,000 नौकरी सत्यपाल मलिक जी ने बोली थी और इतने जीते, इतने बेचा था। आज वो नौकरियां क्या है? वो नौकरियां क्या है? ये तो सियासत में, ये तो सर्जिकल स्ट्राइक पर सियासत करते हैं। क्या किया आपने? हमने सब कुछ किया, हमने जम्मू कश्मीर में किया। 300 तक करने के बाद क्या किया? 30,000 नौकरियां पढ़े लिखे बच्चे मोमोज बेच रहे हैं, चाय के स्टॉल में काम कर रहे हैं, क्या करते हैं? आप जम्मू मत देखिए ना, आप जम्मू मत देखिए ना, आप जम्मू को मत देखिए ना, गरीब लोगों को देखे, पढ़ने वाले में देखे, हम रुझान पूछ चले जाए। लोग मजबूर है, क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? आप बात पे भटक रहे हैं, आपको पॉइंट नहीं पता चल रहा है। आप युवा हैं, आपने किया ही कुछ नहीं है, आपने जम्मू कश्मीर को बेचा है। मैं आपके पास रोकता हूँ जगदीप जी। देखिए बात ऐसे है कि अभी मेरे भाई हैं पंत साहब, ये अच्छे तरीके से बोलते हैं, गुस्सा भी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन मैं इनकी रिस्पेक्ट भी करता हूं। लेकिन एक बात है, भी नौकरियां दी हैं, मैं कब कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंट नहीं की या नौकरियां नहीं की, दी हैं भाई।
डेवलपमेंट इन्होंने की है, भारतीय जनता पार्टी की डेवलपमेंट हुई है ना विनोद जी, सामने नजर आ रहा है। नगरोटा में एम्युनिशन डिपो के पास 3 मंजिला मकान बन चुका है। आएंगे मैं आ रहा हूं, मुझे आने तो दो, यही परेशानी है, मुझे आने दे। मैं बता रहा हूं, मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आली शानदार दफ्तर बीजेपी के खुल चुके हैं। अब बात आ गई है नौकरियों की, भाई नौकरियां दी गई हैं, एक पोस्ट डॉक्टर की निकलती है, बड़े नेता की बेटी जहां बहू लगती है वो बीजेपी की होती है, नौकरियां तो दी गई हैं। हमने ये नहीं कहा, आपको सुनने में गलती लगी पंत साहब, आप डिफेंड भाई बीजेपी को कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी को नौकरियां मिली हैं। मैं जम्मू कश्मीर के युवा की बात करता हूं, उनको नौकरियां नहीं मिली। अब आपकी तरक्की हुई है, मैं कब कह रहा हूं नहीं हुई। भाई एक सोशल मीडिया पे गिरदौरी घूम रही है, 16 कनाल 3 मरले की, गांव के हैंग तहसील बलवाल की बड़े नेता का नाम आ रहा है, लेकिन बुलडोजर जो है वो गरीब पे चल रहा है, 2 मरले वाले पे। तरक्की हुई है, नौकरियां मिली हैं। हमने 2.5 लाख बैकडोर अपॉइंटमेंट की भी चर्चा करेंगे, जेके बैंक वाली उन्नतियों की चर्चा करेंगे। 2.5 लाख बैकडोर अपॉइंटमेंट, मैं आ रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं। अब जेके बैंक में बैकडोर अपॉइंटमेंट, मैं बिल्कुल अच्छा सवाल है, जवाब दूंगा। 2.5 लाख बैकडोर एंट्रियां अगर हमने की है विनोद जी, 5 साल से ये 2.5 आदमी भी निकाल पाए हैं। लाइए ना, हम तो ओपन चैलेंज कह रहे हैं, अगर हमारे खिलाफ कुछ है तो लाइए। लेकिन इनकी मैं बैकडोर अपॉइंटमेंट अभी बताने गिना देता हूं चैनल पे। चौक चबूतरा ब्रांच जेके बैंक, 100 करोड़ का लोन, डिफॉल्टर होने के बाद 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम में 3 नेताओं की फोटोएं घूम रही हैं सोशल मीडिया पे, उनमें से एक को आपने टिकट दिया है। मैं थोड़ी कह रहा हूं, कल की मैंने सुना कोई वकील साहब ने रिट भी की है। भाई आप लोग छजते बोले थे, छरने की बोले। भाई पहले आप लोग अपने गिरबान में झांको, आप अपनी वो, मैं आपसे कह रहा हूं पहले आप अपना किरदार पढ़ के देखो आपने किया क्या है। आप नौकरी की बात मत कीजिए विनोद जी, बात पूरी होने दीजिए, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अब तक जैसी चोर कंपनी को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में कौन लेके आया, किसकी मजबूरी थी, किसने पैसे खाए थे? पीएसआई की लिस्ट जब निकली, क्यों क्रैश हुई, किसने पैसे खाए? और मैं आ रहा हूं, मैं अभी आता हूं, वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का एक डीडीसी मेंबर के रिश्तेदार कनूर में आपने रेड किया था आपकी एजेंसियों ने, वो बात बंद होगी जी। आपके फार्मर एमएलसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि रेत और बजरी के रेट इसलिए बढ़ चुके हैं कि एक बड़े नेता का पीएम से पैसे लेता है, 3000 की ट्राली 13000 में होगी। और विनोद जी ठहरिए, अब अशोक परमार साहब सीनियर आईएएस ऑफिसर है, उसने लेटर लिखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जल शक्ति विभाग में 1300 करोड़ का घपला हो गया। भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है, एजेंसियां चुप क्यों है? जेके बैंक का आपने हवाला नहीं दिया। तो मैं तो जेके बैंक का हवाला दे दिया आपको, 3 लोगों के नाम है, फोटो पर्ची लगी है। विनोद जी आप बैकडोर अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, बैकडोर आ जाइए बैकडोर। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, 3 गवर्नर बदल गए, 3 चीफ सेक्रेटरी बदल गए, अब ये भी जाने वाले हैं, इल्जाम लगाने वाले भी सत्ता से बाहर। एक भी ये केस प्रूव क्यों नहीं कर पाए? अगर हमने 2.5 लाख बैकडोर एंट्रियां की हैं, हमने तब के चीफ सेक्रेटरी मेहता साहब से कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये जांच कीजिए, हमें बुलाइए, हम जांच के लिए तैयार हैं। आप जांच से क्यों भाग रहे हैं जी? हम तो कहते हैं अगर हमने की है तो चलो वीरेंद्र जी, जगदीप जी के पास लौटने से पहले हम पहले लिखते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। के मैनिफेस्टो पहले भी आपने 5 न्याय और 25 गारंटियां दी थी, लेकिन इन गारंटियों के बीच में भी आपने एजेंसीज का जिक्र किया है। अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के आला नेताओं ने कहा है कि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार मिसयूज कर रही है और संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। विनोद जी, मैं एक अनुरोध आपसे करना चाहूँगा। आप जानते हैं कि मेरी ज़िंदगी का बड़ा वक्फा मंच के उस तरफ बीता है और मैं समझता हूँ इस बात को कि किसी भी डिबेट में जब तक बड़ा जोर शोर से 2-4 पार्टिसिपेंट बोले ना तो मज़ा नहीं आता कि डिबेट हुई है। लेकिन उससे होता क्या है कि जो एक आम दर्शक है ना, उसको हम कुछ परोस नहीं पाते। तो मुझे 5 मिनट जो आप दें, मैं अनुरोध करूँगा कि अनइंटरप्टेड दें। और मैं बात ये जो करना चाहता हूँ, मैं आपसे और रूबरू होना चाहता हूँ तमाम दर्शकों से जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आपने एजेंसीज के बेजा इस्तेमाल की बात की, पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। विनोद जी, आज इस देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। अब क्यों है मैं जरा आपको बताता हूं। ये वैसे तो सलाम है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं प्रवक्ताओं को कि इतनी बेशर्मी के साथ ये पूरे देश के अंदर तमाम बड़े चैनल्स पर आकर गला फाड़कर चीख रहे हैं
इस देश को छोड़ दीजिए, इस दुनिया को छोड़ दीजिए, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा गड़बड़झाला इलेक्ट्रल बॉन्ड के तौर पर इन्होंने किया। इन्होंने बीफ कंपनियों से पैसे खाए, इन्होंने उन फार्मास्यूटिकल कंपनियों से पैसे खाए जिनकी दवाएं जो है वो खारिज हो गई थी। ये वो पार्टी है जिसने वसूली की, गुंडागर्दी के दम पर इन्होंने तमाम की तमाम उन छोटे से बड़े पूंजीपतियों को लपेटे में लिया जहां पर इनको लगा कि इनको पैसा आ सकता है। बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती विनोद जी, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, देखिए कर क्या रहे हैं। इस देश के संविधान को अगर हम देखें और इसके लोकतांत्रिक इतिहास को देखें, पहली मर्तबा हुआ कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो है वो सलाखों के पीछे गया। और पीछे की कहानी क्या है? 4 लोग उनके खिलाफ, अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर बोल रहा हूं, आई एम नॉट फ्रॉम हिज पार्टी, बट यहां बात संविधान की हो रही है। 4 लोगों ने उनके खिलाफ स्टेटमेंट दिया, उनमें से एक वो शरद चंद्र रेड्डी है जिसकी पहली नो स्टेटमेंट जो है वो केजरीवाल के हक में है। उसके बाद जब उसका नाम भी रोया जाता है, दूसरे दिन बयान चेंज होता है, 5वें दिन वो 5 करोड़ देता है, 30वें दिन वो 52 करोड़ की रकम जो है वो टोटल चंदे में देता है, जिसमें से 1/3 हिस्सा जो है बीजेपी को जाता है। आलम यह कर दिया जनाब, अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में इंटरप्ट नहीं करता तो इस देश की 2 बड़ी विपक्षी दलों के दोनों बड़े नेता जेल में होते। माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता, संसदीय सदस्य को जिस तरीके से खारिज किया गया और 2 साल की सजा का प्रावधान जो मैक्सिमम था, ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन था जिसको तोड़ा, और यही सुप्रीम कोर्ट हमारे सर्वोच्च अदालत ने चंडीगढ़ के मामले में किया। एक और चीज यहां पर मैं बताकर अपनी बात पूरी करूंगा। देखिए, हमें यह समझना पड़ेगा समुचे देश के अंदर क्या हो रहा है। अभी आपने देखा इलेक्शन कमिश्नर्स की बात आई। विनोद जी, आप मुझे बताइए, इन्हीं के जो सांसद कई हैं, ऐसे मैं नाम लेकर बता सकता हूं, जो पब्लिकली बोल रहे हैं कि हमें 400 सीटें दीजिए, हम संविधान बदलना चाहते हैं, पब्लिकली दे अटेंड इट। और दूसरी बात मुझे बताइए, एक तरफ आप कहते हैं कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा रहे हैं। शिवसेना के एक नेता का नाम बताता हूं, 9 बजे उसकी टिकट अनाउंस होती है, 10 बजे उसको ईडी का नोटिस आ जाता है। और आपने कांग्रेस के साथ क्या किया जनाब? 1994 में सीताराम केसरी साहब के जमाने का आपने नोटिस निकाल दिया, 1700 करोड़ का आपने जुर्माना ठोक दिया, कम्युनिस्टों पर 12 करोड़ का ठोका, बता के क्या 32 साल पुराने मामले को। क्यों? क्योंकि इस पार्टी को पंगु कर दीजिए। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। अगर मोदी जी के भाषण में 30 मिनट के भाषण में 50 मर्तबा कांग्रेस का जिक्र आता है तो यह बात तय है कि ये जो सिंहासन है ये अब खाली होने वाला है। लेकिन दिक्कत कहा, 3 मिनट हो गए, 2 मिनट और लूंगा, उसके बाद आप दे दीजिए पबजी को सारा टाइम। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं विनोद जी, आज इस देश के अंदर सूरत हवाल ऐसे है, इलेक्शन कमिश्नर्स की बात आती है, एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाती है। करते क्या है जनाब, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक दिन पहले 2 लोगों के नाम निकालते हैं। पहले 212 लोगों की एक सूची जो है वो अधीर रंजन साहब को दी जाती है जी, और दूसरे दिन सुबह 6 नाम दिए जाते हैं। आप मुझे बताइए, 6 IAS अफसर्स के नाम है। जिस आदमी को आपने बीच में बैठाया है, क्या उसको मौका नहीं मिलना चाहिए देखने के लिए कि भैया किस IAS अफसर का क्या क्रेडिबिलिटी रही, उसने कहां काम किया, उसकी अपनी विश्वसनीयता क्या है? लेकिन नहीं मौका दिया गया। 2-1 का बहुमत इनके पास पहले से था। ईवीएम को लेकर जो सूरत हाल बने हुए पूरे देश में, मैं पहले इस डिबेट में बात कर चुका हूं। तो कहने का कुल तात्पर्य यह है विनोद जी, आज इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। और खड़गे साहब का वो बयान मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अगर ये चुनाव एक मर्तबा फिर भारतीय जनता पार्टी के पालने में, हालांकि लगता नहीं, सिर्फ और सिर्फ बात और संख्या ईवीएम पर है, तो दोबारा चुनाव नहीं होंगे। और इसमें माननीय मुझे लगता है कि विस्तार से जवाब इसका देंगे, स्टेटमेंट लेके मैं बात खत्म करता हूं। बात है गुंडागर्दी की बात जी, 1 मिनट की, जिसमें राहुल गांधी जी ने क्या बोला कि एक डरा हुआ तानाशाह मरे हुए लोकतंत्र को चलाना चाहता है, यह नहीं होने दिया जाएगा। इस देश के तमाम सेकुलर ताकतें एकजुट होकर इस भगवा पार्टी को जमीन दोज करेगी, धूल चिताएगी और इनको याद दिलाएगी कि यह देश सबका है। किसी एक ये ब्रह्मांड में सबसे बड़ा घोटाला बताया है इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। मैंने गला फाड़ने के लिए नहीं बोला, यही बोल रहे थे गला फाड़ फाड़ के क्या परोसना है, वो झूठ परोसना है, ये इसी तरह का झूठ परोसना है। पहले मुझे ये बताइए जरा कि ये ईवीएम से चुनाव कब शुरू हुए, बताएं जरा पहले मुझे। मैं दूं जवाब? बताएं। नहीं पहले दूं जवाब नहीं, पहले ये बताओ कब शुरू हुए। तो आप बात कर, अरे बताइए ना, मैं पूछ रहा हूँ कब शुरू हुए, वो बताइए मुझे जरा, कब शुरू हुए, मैं बताता हूं। बताएं कब शुरू हुए। बोलो मैं बोलो ना, बोलो जल्दी बोलो, कब शुरू हुए ईवीएम से, कब हुए चुनाव शुरू? भाई साहब बोलो ना, अरे आप बोलिए ना। भारतीय जनता पार्टी का सांसद था जिसने किताब लिखी 2000, अरे बस 2004 में ईवीएम इंट्रोड्यूस हुई यहाँ पर, तब कांग्रेस की सरकार नहीं थी। अरे छोड़िए, तब कांग्रेस की सरकार नहीं थी। 2004 में ईवीएम, 2004
अब आप नहीं करते कि आपको सुनना पड़ेगा, जयदीप जी आपको सुनना पड़ेगा। और उसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई 2004 में इंटरव्यू, रुके भाई साहब, छोड़ नहीं डाल रहा था मैं, तब से सुन रहा था। 2004 में ईवीएम इंटरव्यू, एक मिनट रुके 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 2004 में इंट्रोड्यूस हुई ईवीएम, सरकार बीजेपी की थी, सरकार भी, अरे चुप करें भाई साहब एक मिनट, अरे रुको 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 2004 में इंट्रोड्यूस हुई ईवीएम, सरकार कांग्रेस बीजेपी की थी, सत्ता में कौन आया? कांग्रेस आई। 2 साल कांग्रेस सत्ता में रही, 2 बार कांग्रेस वहां सत्ता में रही, कांग्रेस 10 साल रही, कांग्रेस सत्ता में थी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। ये ईवीएम पे इल्जाम लगाते और क्या कहते हैं, राहुल गांधी ने क्या कहा, मरा हुआ लोकतंत्र। ये लोकतंत्र मरा हुआ है, 140 करोड़ लोग जो हैं वो मरे हुए हैं, 2 बार मैंडेट देते हैं और आप ईवीएम किया जा सकते हैं। आप ईवीएम 20 लाख मशीनों का, मेरे यहाँ पे 139 मशीनें आई है बिश्ना में। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ उसकी बात करता हूँ। अरे रुके, बोलने दीजिए अब आप। हाँ 5 मिनट चाहिए मुझे विनोद जी, नहीं 5 मिनट 2 मिनट रुकिए अब आप। 139 ईवीएम मशीनें आई बिश्ना में। पोलिंग बूथ कितने हैं? तो 139 मशीनें आई 200। वो इसलिए आई कि कभी कोई मशीन अगर खराब हो जाती है तो वो सबको मालूम है कि वहां चेंज होगी। 20 लाख कहां आ गई, ऐसा कहां हो गया? ये जो मुद्दा है, ये बहस जो है, ये खड़गे साहब की उस स्टेटमेंट के ऊपर थी कि सीमाएं सुरक्षित है कि नहीं है, इस पर बात करिए, इस पर बात करिए। कंपनियां बोल रही है, कहां से बोल रही है कंपनियां? आपको बोल रही है सारा देश। सत्यपाल मलिक को लेकर बीच में जब जांच शुरू होती है, जांच शुरू होती है, सत्यपाल मलिक की शुरू होती है तो ये चिल्लाने लगते हैं। जांच सत्यपाल मलिक की शुरू होती है तो ये चिल्लाने लगते हैं। आप सत्यपाल मलिक के एम्बेसडर हैं, जो बोलेगा उसके बाद ये कहते हैं मैं आई एम नॉट फ्रॉम दिस पार्टी, आई एम नॉट फ्रॉम केजरीवाल पार्टी, आई एम नॉट फ्रॉम केजरीवाल। एक मिनट, आई एम नॉट फ्रॉम केजरीवाल पार्टी, ये कहा ना इन्होंने, ये कहा इन्होंने? भाई आप केजरीवाल के क्यों सलाह बने हुए? चुनाव जो है, तमाम तरह का चुनाव जो ये समय बता रहे हैं तब से शुरू नहीं हुआ, एक प्रैक्टिकल किया गया और वो प्रैक्टिकल दुनिया के बड़े देशों ने भी किया। लेकिन जब लगा कि ईवीएम से गड़बड़ी हो सकती है तो तमाम देशों ने ये भी एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सुनिए, ये भी एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये भी एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का बनेगा नहीं, क्या बात कर रहा हूं मैं? ये जो डिबेट थी, ये डिस्कशन जो है, ये खड़गे साहब की मैं नहीं डाल रहा था। मैं 5 मिनट आपको सुना है, बड़े आराम से सुना है आपको, बड़े मैं दे रहा हूं ना, आप आ जाते हैं ईवीएम। जब इस देश, आप इन लोगों पे भरोसा नहीं है, ईवीएम की बात करना शुरू कर देते हैं। नहीं मेरे को क्या पता, आपको पता, मुझे ये पता, ये मुझे वो छोड़े ना, ये इस पर बात। चलिए एक चीज बोलना चाहूंगा, मेरे भाई को पहले पानी दीजिए। ये सवाल से भटक गए, ये बड़ा हुआ, आप सुने, मुझे बताओ ना, सुनने की क्षमता नहीं, सुनने की क्षमता आप मुझे बताओ। 10,000 पहले सुनो ना भाई, भाई बोल, मुझे नहीं, आप उसकी बात करें, बिल्कुल नहीं होता। बोलो बेगोंडी का बताओ ना, लिखो किधर है ये बताओ। 10,800 सुनो ना यार, पहले आप क्यों नहीं, क्यों रुके, टाइम मिला ना, क्यों रुके, बोलना ही नहीं है, क्यों रुके? आप बोलिए ना, कहा आप बोलिए, कहा ठीक है, आप बोले कहा। चलिए यशवी बोलिए यशवी। 10,800 करोड़ के बॉन्ड के बारे में इन्होंने बात की, उसके बाद इनका जवाब नहीं था कि कहां से आते हैं। 50 लाख इतनी बड़ी पार्टी, 50 लाख, हम अपना जवाब दे देंगे आपको, हम भी दे देंगे, अपना चैनल पे बैठ के हम भी दे देंगे। 10,800 करोड़ का जवाब यहाँ चैनल में दिया जाएगा। सुनो हमारा यहाँ चैनल पे दिया जाएगा, पहले सुनो यार, ठीक है, अब हमारे यहाँ चैनल पे दिया जाएगा। जुनून आता है, वो छोड़े ना, सुनो ना, उसकी बात करें, ऐसे तो डिबेट होगी। जब इतने तो मैं 5 मिनट सुनो आपको, मेरी बात सुने, जवाब दीजिए उसके ऊपर, ऐसे सुने, मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, उसके बाद इनको बोलने दीजिए, क्योंकि ये लिख पढ़ के आए, इनके पास फैक्ट्स तो है नहीं बताने। बिल्कुल, सुनो मेरी बात सर, बॉन्ड्स की बात ये करते हैं, उसका जवाब ये कहां से देंगे, इनको तो पता भी नहीं है उस चीज के बारे में, रातों रात कैसा आता है। सुने सर, सुने मेरी बात सुने, आप भी 50 लाख का हिसाब रखिएगा, पूछेंगे आपसे। हम अपना देंगे, पर इनको पहले अपना बोले ना, हम भी अपना देंगे ना, पॉइंट कुछ बोलो, पहले सुन लो ना, आपने कहा अपना देंगे, मैं भी अपना इनको मौका दीजिए। ईवीएम मशीनों की बात करते हैं, 2014 से लेकर 2024 में जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं कराते, वन नेशन की बात करते हैं, पार्लियामेंट
पार्लियामेंट के साथ इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ क्यों नहीं चुनाव कराया? क्यों जम्मू कश्मीर को पूरे हिंदुस्तान में आप करते हैं? जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, आपने उसको यूटी क्यों बनाया? मुझे बताया किस वजह से बनाया? लद्दाख को आपने अलग किया। और आप बात करते हैं सियासत की। फारूक साहब ने कितनी बार चुनाव नहीं कराया? मेरी बात सुनिए, कितने साल चुनाव नहीं कराया? मेरी बात सुनो, आप अभी की बात करो, आप पीछे बात पीछे ना करें, मेरी बात आपके गले मुर्दे खड़े रहो, पीछे ना करें हम लोग, बोलते रहो, बोलते रहो। जब सच पे आया, जब आपकी धूम पे पाँव रखा तो बोलते रहो। आप 10 साल का जवाब दीजिए, 10 साल का जवाब दीजिए। अच्छा बॉन्ड्स की बात करो, अच्छा बॉन्ड्स की बात करो, ये चुप होते हैं। मशीन की बात की, हम कहते हैं चलो ठीक है मशीन है। चुनाव तो करे, जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं करा रहे? हमने थोड़ी चुनाव इलेक्शन कमीशन किसका है? अच्छा आपका है, आप समझाते हो। अगर पार्लियामेंट का चुनाव हो सकता तो स्टेट का चुनाव देश का है, वो इसलिए नहीं होता। मैं बताता हूँ इसलिए नहीं होता, सिक्योरिटी क्यों नहीं मिलती? राम शांत हो जाइए। मैं वरिंदर सोनू से बात करना, बार बार ये सवाल उठता है कि यूटी क्यों बनाई, 370 में संशोधन क्यों किया? क्या पहले वाला सिस्टम ही चलने देते? सब चुनाव तो करें। अलगाववादियों के बच्चों को सरकारी नौकरी घर में परोसी जाती रही, पत्थरबाजी का हवाला देकर के केंद्र सरकार को ब्लैकमेल किया जाता रहा है, अलगाववादियों की सुख सुविधाओं को लेकर के ब्लैकमेल किया जाता रहा। क्या वो सिलसिला जारी रहना चाहिए था? क्यों सोनू जी, ठीक है, आप बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं। आपका सवाल बड़ा गहरा है, तो उम्मीद है मुझे टाइम पूरा मिलेगा जवाब देने के लिए। देखिए आप बीच में इंटरप्ट नहीं करते तो आपको टाइम मिलेगा इसमें। नहीं, मुझे उम्मीद पूरी है पंच साहब मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे। देखिए बात है, पंच साहब नोट कर लेंगे जो बात आप गलत बोलेंगे। नहीं हाँ, वो उसका जवाब दे अपने टाइम पे, मैं राइट डाउन कर लेंगे। देखिए आपने कहा कि यूटी नहीं बनाते तो ये चलने इतने सीरियस क्यों हो गए? हाँ सुनिए, यूटी नहीं बनाते चलने देते। मुझे आप एक बात बताइए, आपने कहा अलगाववादियों से बात करनी, भी अलगाववादियों से बात करनी माननीय उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने शुरू की थी। मैं उदाहरण देता हूं आपको, राम जेठमलानी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उन्होंने बात किससे की थी? सबीर शाह जी से। सबीर शाह जी प्राइम मिनिस्टर, उसमें मीटिंगें होती रही, 11 उनकी मुलाकातें हुई, हमारे जम्मू से भी कुछ लोग उनके साथ तब थे। तो ये जो बातचीत का मसला है ना, ये पहले भी चलता था, बीजेपी करती थी। बातचीत और अपीजमेंट, ये दो अलग मैं आस्ता आस्ता आ रहा हूं। देखिए एक बात और है विनोद जी, मान लीजिए मैं नलायक आदमी हूं एक मिनट के लिए, जब मैं कोई गलत काम करता हूं, जब मैं कोई देश के खिलाफ, आपकी मान ली थे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरा छोटा भाई अगर वो लायक है तो मेरे किए की सजा उसको मिलेगी। अगर वो किसी टेस्ट में पास होता है, नौकरी कोई मूंगफली की दाना तो नहीं था ना, कोई रेवड़ी नहीं थी, घर जाके पकड़ा दी थी। अगर कोई प्रोफेसर लगा था, कोई डॉक्टर लगा था, उसने एमबीबीएस की थी कि नहीं की थी? ये चीजें हैं जिसको तोड़ के पेश किया जाता है। मैं अभी कहता हूं मैं गलत हूं, मेरे खिलाफ इतनी काबिलियत कैसे कि सलाउद्दीन के सभी बच्चे सरकारी नौकरी कर रहे थे? नहीं तो मैं मेरी एक बात सुनिए, काबिलियत मैं कहता हूं, सुनिए। अच्छा सोनू जी, क्या अब जो किया जा रहा है, जो नार्को मेरा सवाल पूरा ही नहीं, मेरा सवाल पूरा नहीं हो, जवाब सॉरी गुस्ताखी माफ, उसी जवाब में सब कुछ सामने आ जाएगा। चलिए मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए अगर कोई आदमी गलत था तो उसका बच्चा अगर लायक था तो वो नौकरी लग गया, तो उसका मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि बाप के किए की सजा बेटे को दे सकते हैं। नंबर 2, आपने कहा जो आज के हालात हैं, भाई आज के हालात विनोद जी, रजौरी पुंछ तो बिल्कुल सेफ था मिलिटेंसी से। भारतीय जनता पार्टी के रूल में तो रजौरी पुंछ में मिलिटेंसी आ गई है। मेरे भाई रजौरी पुंछ से हैं, इनसे पूछ के देखिए, डांगरी भूल गए, अल्फा गेट भूल गए। जिस रजौरी पुंछ में मिलिटेंसी नाम की चीज नहीं थी, जो 30-35 साल तमाम सरकारों ने यहां काम किया था, उसके ऊपर तो पानी फेर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और सबसे बड़ी बात, टारगेट किलिंग के ऊपर बात कौन करेगा? राहुल भट्ट के ऊपर बात कौन करेगा? प्रिंसिपल सतिंदर कौर के ऊपर बात कौन करेगा? दीपू पर बात कौन करेगा? रजनी बाला पर बात कौन करेगा? विनोद कुमार पर बात कौन करेगा? ये भारतीय जनता पार्टी बात करेगी इस पर। चौथी बात आपने कहा जी हालात ठीक हो गए हैं। ठीक कहा मेरे छोटे भाई ने, अगर भाई हालात ठीक हो गए हैं तो फिर चुनाव कराओ। चुनाव आप म्युनिसिपैलिटी का नहीं करा पाए, पंचायत का नहीं करा पाए, बातें आप बाहर जाके करते हैं। और दूसरी बात, जिस इशू पे आज हम बात कर रहे थे, मैं दोबारा उस पर आ जाऊं। विदेश नीति की अगर आप बात करते हैं तो पिछले 10 साल में प्राइम मिनिस्टर साहब इंडिया में कम रहे लेकिन विदेश में ज्यादा रहे, टूरिंग पर रहे। उन्होंने कहा था मैं विदेश नीति जो है वो मजबूत कर रहा हूं, अच्छे रिश्ते बना रहा हूं। तो उसी विदेश ने, यूएनओ ने 5 दिन पहले कह दिया कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। जब केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी हुई 8 दिन पहले, तो ये कौन सी नीति बना रहे थे जनाब, जरा हमें भी बता दीजिए। अब इन्हीं के दोस्त, ये सुनिए, नमस्ते ओडी प्रोग्राम किसने किया था? अब की बार ट्रंप सरकार का नारा किसने दिया था? नारा दिया आपने अब की बार ट्रंप सरकार, तो ट्रंप हो गया अमेरिका से बाहर। तो अब आपकी तैयारी। आप मुझे एक बात बताइए,
बाहर फद्दू फद्दू करना सागना सद्दू भी, आपको मैंडेट देश के लिए मिला है, मेरे जैसे नौजवान के लिए मिला है। अगर कांग्रेस ने गलतियां की थी, मैं बड़ा बेबाक आदमी हूं, ये कहावत आपकी सुन नहीं पाए दर्शक। मैं सुना देता हूं दोबारा। मैं कह रहा हूं अगर मैंने कांग्रेस ने अगर गलतियां की थी, हम कोई कांग्रेस के वकील नहीं यहां, अगर कांग्रेस ने गलतियां की थी तो भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला था। अगर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला है तो भाई इस मैंडेट की कदर किसने करनी है? आप नौजवानों की बात कीजिए, आपने 2 करोड़ नौकरियां हर साल कही, आप किसी को एडजस्ट नहीं कर पाए। आप 30 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं, 30 लाख बंदों के। सुनिए, एक जवाब दे देंगे। हाँ जी, बताइए। सरताज मदनी के बेटी की नौकरी, फिर मुफ्ती सैयद के पुत्र तसद्दुक मुफ्ती को जो राजनीतिक नौकरी दी गई, उसके बारे में कोई टिप्पणी करेंगे आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए कि सरताज मदनी साहब का बेटा कहीं नौकरी कर रहा है? आप तो कहीं लगा है, कहीं अपॉइंटमेंट ऑर्डर हुआ है? भाई यही एक बातें हैं जो तरोड़ मरोड़ के पेश की जा रही हैं। मैं ये आपके साथ दावे से कहता हूं, सरताज मदनी साहब की फैमिली का कोई मेंबर नौकरी खारिज होगी वो अलग बात है। हाँ जी, लिस्ट खारिज होगी अलग बात है। नहीं, रिट हुई कोई नहीं, नौकरी ली कोई नहीं, प्रोपेगेंडा था। दूसरी बात मैं कहना, आपने कहा कि तसद्दुक मुफ्ती साहब उनको सुनिए, मैं कह रहा हूं तसद्दुक मुफ्ती साहब को कुछ सरकारी नौकरी नहीं मिली, ठीक है, सियासी नौकरी मैं कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। उनको जब एमएलसी बनाया गया ना, तो एमएलओ ने वोट डाले थे, घर से पर्ची से नहीं, कोई मैं नहीं बन पाया। जब एमएलए वोट डालते फिर बनता। और दूसरी बात विनोद जी को दाद देनी होगी सोनू जी की, बहुत ही अच्छे तरीके से डिफेंड करते हैं। मैंने सच बात, मैंने झूठ कहा नहीं। मुझे बताइए, तरीके से अगर वो एमएलसी बने हैं तो एमएलए की मर्जी से बने हैं। और मैं एक और बात में सुनिए, मैं अभी भी ये बात कहता हूं कि सियासत में लोग फैसले वक्त के अनुसार किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो देश की जनता का मैंडेट है, मैं तो बात उसकी करूं। जिन लोगों को मैंडेट मिला, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। और एक सबसे बड़ी बात सोनू जी, मैं एक ही बात पर सारे मैं करूंगा भाई, मैं पंत साहब मैं कहना चाहता हूं, आप जैसे नेताओं की बीजेपी में जरूरत है। आपको कोई टिकट मिलके कहीं आप एमएलए बनने चाहिए, हो सकता है आप काम करें, क्यों? क्योंकि आप में क्षमता है। लेकिन जिन 25 लोगों को जम्मू ने एमएलए बनाया, अपने वोट का हक का इस्तेमाल किया, उन 25 लोगों की मुझे बता दीजिए भाई, मैं कोई आपके पास रोकता हूँ, लेकिन जगदीप जी से जानना चाहता हूँ। जगदीप जी से, जिस तरीके से आपने बड़े फख्र से कहा कि यूएसए ने भी कहा है कि आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया, या लोकतंत्र खतरे में, यूनाइटेड नेशन ये कह रही है, आपके राहुल गांधी विदेशों में जाकर के ये कहते तो शायद वो एक कारण भी हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन भारत के आंतरिक मामले में दखल अंदाजी कर रही है। विनोद जी, रेलेवेंस कितना है यूनाइटेड नेशन का, हम सब जानते हैं। विनोद जी, इसका तो बड़ा माकूल सा उत्तर 2 शब्दों में ये है कि यूएन ने ये जो स्टेटमेंट दिया, ये राहुल गांधी साहब के विदेश में सच को रखने के बाद नहीं दिया, बल्कि झूठे मामले में एक सिटिंग सीएम को सलाखों के पीछे भेजने के बाद दिया। बाकी विनोद जी, मैं एक और बात कहूँगा। अब मैंने सरसरी तौर पर 4-6 बातें रखी। मैंने बात रखी इलेक्ट्रल बॉन्ड की, मैंने बात रखी वसूली की, मैंने बात रखी अरविंद केजरीवाल की, मैंने बात रखी इलेक्शन कमिश्नर्स के चुनाव की। और मैं अब आपसे एक चीज़ और कहूँ, सारी बातों को इन्होंने एक तरफ रख के ईवीएम पर ये आ गए। अब चूंकि इस डिबेट में ईवीएम पे चर्चा हुई है, तो मैं मुख्तसर शब्दों में 2 बातें बता दूं। शोर डालने से, ऊंचा ऊंचा बोलने से सच्चाई जो है वो छिप नहीं सकती। असलियत ये है कि 2019 में एक आरटीआई डाली गई, जिसकी एवज में ये जवाब आया कि 40 लाख मशीनें दी गई ईसीआई को। दोनों कंपनीज 2 ही बनाती हैं। जब ईसीआई से पूछा गया, जनाब किसी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से, किसी कोई समय सेवी संस्था से नहीं पूछा गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेटेड दैट वी हैड ओनली 20 लाख मशीन्स आउट ऑफ 40 लाख। कोई जवाब नहीं। फिर मैंने ये इनसे पूछा, इन्होंने कहा देखिए कांग्रेस के टाइम में तो जनाब ईवीएम आई थी। मैंने इनको जवाब दिया कि भाई साहब, पहली तो बात, सारे चुनाव उस पर नहीं हुए, धीरे 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 उस बोर्ड पे हम गए। दूसरी बात, तब आप ही लोग थे ना, आडवाणी साहब ही थे जिन्होंने वो प्रीफेस लिखा, जब इनके एक सांसद ने किताब लिखी डेमोक्रेसी इन डेंजर। एनी हाउ, जब ईवीएम आ गया, ईवीएम पे चुनाव होने लगा, पूरा विपक्ष क्या मांग रहा है इनसे जनाब, मुझे बताइए। यही कह रहा है ना कि जो 7 सेकंड के लिए लाइट जलती है, भाई साहब आप उसको बढ़ाइए, वीवीपैट की पर्ची दीजिए। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब जरा विनोद जी, 2 बातों का इनसे जवाब ले लीजिएगा, ना इधर की ना उधर की। वो उनका जो शेर है बड़ा जबरदस्त है सोनू जी का। देखिए, मैंने पहली बात इनसे पूछी कि 7 डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी ये बनाती है, उसमें से 4 भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। दूसरा, मैंने इनसे ये सवाल पूछा कि वो जो 4 प्रोफेसर टेक्निकल टीम में बैठे हैं, जिनके दावे को लेकर ईसीआई ये खम ठोक कर कहता है कि हमारी मशीन में कुछ नहीं हो सकता, वो चारों वही प्रोफेसर हैं जिन्होंने वीवीपैट बनाया।
और तीसरी और अंतिम बात, हमने बात की सोर्स कोड की, ठीक है, कुछ देशों ने छोड़ दिया, सारे यूरोप ने छोड़ दिया, आपने नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं भाई साहब। अगर ऑस्ट्रेलिया जैसा देश सोर्स कोड को पब्लिक कर सकता है तो हमारे देश के सिर्फ 2 या 4 इंजीनियर्स के पास वो सोर्स कोड क्यों है? उन इंजीनियर्स के ऊपर कौन बैठा? उनका डायरेक्टर, डायरेक्टर के ऊपर कौन बैठा? उनका मंत्री, मंत्री के ऊपर कौन बैठी है? सरकार। और वो सोर्स कोड जिसके पास जाएगा वो ईवीएम को हैक कर सकता है, मिलान करवा। राकेश जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बड़े जोर से अभी इन्होंने कहा कि वो यूएसए भी देख रहा है, तो यूएसए जवाब लीजिए भाई बोलने दो ना, क्यों मैं बीच में बोला 5 मिनट बार-बार बीच में इंटरफेयर कर रहा जगदीप जी, आपने खुद ही कहा था शुरुआत में, आपने कहा था जवाब मैं दूंगा। क्यों नहीं आएंगे सवाल पे? आप देश की सुरक्षा में यूएसए ने भी बोला कि थोड़ा अरे भाई, तमीज रखें। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, शांति, शांत हो जाइए। यूएसए भी देख रहा है, क्या कर रहा है यूएसए ट्राइंग टू इंटरफेयर इन अवर इंटरनल इश्यूज। उसे चलिए मान लेते हैं यूएसए भी देख रहा है। अभी यूएसए ने ही कहा ना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके प्रवक्ता ने, कि एज फार एज देयर फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न्ड, अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। मैं जगदीप का गांव करालिया, मैं उसका नाम सलैड रख लूं तो गांव मेरा हो जाएगा? नहीं होगा। मैं जगदीप सलैड का गांव नाम करालिया रखने से सलैड उसका हो जाएगा? नहीं होगा। अरे भाई नाम रख रहा है, चाइना रख रहा है, रखने दीजिए। 1947, अरे भाई बोलने दो ना जगदीप, बोलने दो। 1947 में फर्स्ट एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस हुई हिंदुस्तान की दिल्ली में। चाइना वॉज इन्वाइटेड, 28 और डेलीगेट्स को इन्वाइट किया गया था। तिब्बत वॉज ऑल्सो देयर। तो जब तिब्बत वहां था, चाइना इंटरवेंड, चाइना प्रोटेस्टेड। तो तिब्बत का उनको तिब्बत वॉज इन्वाइटेड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो जब वो वहां आए तो चाइना ने जब प्रोटेस्ट करा तो तिब्बत का जो कद है उसको कम करके नेहरू ने उसको सिर्फ एक डेलीगेट, एक रिप्रेजेंटेटिव की शक्ल जो है उसमें उनको वहां पर बोलने के लिए कहा। उसी टाइम पे तिब्बत और चाइना के बीच में जो बाउंड्री थी, नेहरू इरेज्ड दैट बाउंड्री, और तिब्बत जो बफर स्टेट का काम करती थी चाइना और इन हिंदुस्तान के बीच में, वो खत्म हो गई। आप बात करते हैं यहां सुरक्षा की बात करते हैं, हो गया बीच में जगदीप, हो गया। पहले प्रधानमंत्री, मैंने क्या कुछ कहा? मैंने कुछ कहा? माननीय प्रधानमंत्री, आपने मोदी द्वारा कहा, आपने मौत का सौदागर कहा, आपने मोदी नहीं कहा, आपने मौत का सौदागर कहा, आपने मौत का सौदागर कहा, आपने मौत का सौदागर कहा। तो भैया हिसाब बराबर किया ना, हिसाब बराबर किया। मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने कहा, कैसे पालों में रडार से बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने, अरे जिन्होंने नाम लिया वो आपके गोद में बैठे हुए हैं, क्या छोड़िए, उस पर आइए ना, देश की सुरक्षा खड़गे। चलिए घड़ी संकेत दे रही है कि मामला बिगड़ता जा रहा है, घड़ी संकेत दे रही है मामला बिगड़ता जा रहा है। जगदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यशु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आने वाले दिनों में और भी मामले गरमाते जाएंगे, मुद्दे कुछ और भी निकल के आएंगे, लेकिन ऊंट किशोर करवट लेता है ये वक्त 4 जून को पता चलेगा। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।